हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज हम एक करंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और इस वजह से हमारी सारी एग्जाम के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है कृषि विधेयक 2020 और उससे संबद्ध विवादित मुद्दे। सबने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है तो ये आज से पिछले एक महीने से इवन हर न्यूज़पेपर का एक टॉपिक है और पिछले 2-3-4 दिनों से तो ये हाईलाइट बना हुआ है। क्यों हाईलाइट बना हुआ है? क्योंकि इसी मुद्दे पर हमारी कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पंजाब और हरियाणा इसके विरोध में आंदोलन कर रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहा है। ठीक है, तो आखिर ये मुद्दा है क्या? क्यों आंदोलन किया जा रहा है? क्यों किसी कैबिनेट मिनिस्टर को इस्तीफा देने की नौबत आ गई? तो ये सारी चीजें हम हमारे आज के इस टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहले मुद्दा है क्या? हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की प्रोसेस है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलूंगी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि कृषि विपणन, यानी जब हमारा किसान अपने खेतों में अनाज उत्पादित करके उसके उत्पादन को मार्केट में लेकर जाता है, वहां से वो जिस तरह से बेचता है, उसको जितना प्रॉफिट मिलता है, बीच में कितने बिचौलिए होते हैं, मंडी व्यवस्था है, जो भी है, ये सारी प्रोसेस में बार बार ये बात की जाती है कि हमारे किसानों का बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से शोषण होता है, उनको जितना फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आज हमारा पूरा विश्व, पूरा देश, हमारा इवन गवर्नेंस तक, हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, हर जगह हम डिजिटल क्रांति लाने की बात करते हैं, कुछ भी बात कर लीजिए, हम जीएसटी लिया है हमारी इकोनॉमी को बदलने के लिए, हम शिक्षा नीति लेकर आ गए हमारी एजुकेशन को बदलने के लिए, हर चीज हो रही है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इस गवर्नमेंट ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ विधेयक लाए। उन विधेयक को पहले अध्यादेशों के रूप में लाया गया था। किस रूप में लाया गया था? अध्यादेश। अध्यादेश कब लाए जाते हैं? ये सब आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि जब हमारे दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में नहीं होता है, चालू नहीं होता है, तब हमारे राष्ट्रपति उस परिस्थिति में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाना होता है, लाना होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आते हैं। ठीक है, और जब भी वापस संसद का सत्र चालू होता है तब इस अध्यादेश को हम संसद में कमीशन करते हैं, उसको टेबल पर रखते हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाती है और फिर उस अध्यादेश को कानून बनाना है या नहीं बनाना है, ये चर्चा करके उसके ऊपर आगे का काम किया जाता है। तो जो हमारी ये गवर्नमेंट है, ये किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई थी। कितने लेकर आई थी? 3। इन तीनों को हाल में लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेजा गया। फिलहाल राज्यसभा में लंबित हैं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है और जब ये लोकसभा से पारित हुए तब से ये विवाद का मुद्दा बने हुए हैं। तो होता क्या है, क्यों ये विवाद का मुद्दा बने हुए हैं कि आज तक की प्रोसेस समझते हैं। अभी जो हमारे कृषि से संबंधित, कृषि विपणन से संबंधित कानून है वो क्या है, क्यों उनमें चेंज की जरूरत गवर्नमेंट को लगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चेंज कर दिया कि किसान खुश होने की जगह दुखी हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए और आंदोलन करने लग गए और हमारी कैबिनेट मिनिस्टर ने उसके लिए इस्तीफा भी दे दिया। अभी तक क्या होता था? एपीएमसी एक्ट चल रहा था। एपीएमसी एक्ट, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पाद विपणन समिति। ये क्या होता है? आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप जिस किसी भी जिले में रहते हैं वहां पर कुछ मंडियां काम करती हैं, एक काइंड ऑफ मार्केट होता है ये, जहां पर किसान ट्रैक्टर में भरकर या अपना जो भी वाहन होता है, उस ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, उसमें भरकर अपने अनाज लेकर जाते हैं और थोक में वहां पर अपना जो भी अनाज होता है वो बेच कर आते हैं। ऐसी मंडियां सबने देखी होगी। ये मंडियां किस एक्ट के तहत काम कर रही हैं? इस एपीएमसी एक्ट के तहत, कृषि उत्पाद विपणन समिति। हर राज्य का एपीएमसी एक्ट अलग होता है, यानी ये क्या होते हैं? राज्यवार होते हैं।
क्यों? क्योंकि कृषि जो है आपका, आपने 3 सूचियां पढ़ी होगी संविधान में, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची। कृषि किसका पार्ट है? आपकी राज्य सूची का। यानी कि कृषि से रिलेटेड कोई भी चेंज लाना हो, कोई भी कानून बनाना हो, कौन करता है? हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य में वो करती है। तो ये किसका पार्ट है? राज्य सूची का। इसलिए हर राज्य ने अपने अपने किसानों के अकॉर्डिंग, वहां पे कैसी फसलें होती है, किस तरह का क्लाइमेट है, उस तरह से किस प्रकार की फसलों के लिए उनको ज्यादा एमएसपी देना है, कम एमएसपी देना है, किस तरह का भाव रखना है, उन सब के लिए हर राज्य अपने अकॉर्डिंग एक एपीएमसी एक्ट बनाता है, कृषि उत्पाद विपणन समिति। उसके अकॉर्डिंग हर जिले में, ये मंडियां कहाँ होती है? जिले में मंडियां होती है। अब आप एक प्रोसेस को समझेंगे कि आखिर किसान अपने उत्पाद की मार्केटिंग कैसे करता है। किसान खेत में से अनाज लेकर इन मंडियों में जाता है, जो किसके तहत गठित है? इस एपीएमसी एक्ट के तहत। इन मंडियों में बैठे होते हैं कमीशन एजेंट। कौन बैठे होते हैं? कमीशन एजेंट। अगर आपने कमीशन एजेंट का नाम नहीं सुना है तो आपने आढ़तिया सुना होगा, हिंदी में इनको बोलते हैं आढ़तिया। ठीक है, ये भी किस एक्ट के तहत बैठे होते हैं? इसी एपीएमसी एक्ट के तहत। तो उन मंडियों में बैठे ये कमीशन एजेंट किसान इन आढ़तियों को जाकर अपना जो भी उत्पाद है वो बेच देते हैं। अब ये जो कमीशन एजेंट है ये आगे जाके चाहे किसी व्यापारी को बेचे, चाहे राज्य सरकार को दे दे, चाहे किसी एक्सपोर्टर को बेचे, आगे की सारी प्रोसेस कौन करता है? ये कमीशन एजेंट या ये आढ़तिया। ठीक है, अब जब किसान अपनी मंडियों में जाते हैं, इन कमीशन एजेंट को ये सारा कुछ बेचते हैं, तो उनके उत्पाद पर सरकार द्वारा 8.5% का कर लगाया जाता है। आप इसको लगान के लो, शुल्क के लो, लेवी के लो, कितना लगाया जाता है? 8.5%। इस 8.5% में से 2.5% मिलता है इन आढ़तियों को। यानी कि इनकी जो वित्तीय स्थिति है कि फाइनेंशियली ये एक किसान से कितना अधिकतम लाभ कमा सकते हैं, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि अगर तुम्हें कोई किसान 1 टन गेहूं बेच रहा है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा उसमें? 2.5%। ये प्रॉपर इनको लाइसेंस देती है गवर्नमेंट और फिक्स करती है कि आपको 1 टन गेहूं या जो भी आपको किसान उत्पाद बेच रहा है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिलता है? 2.5% का। मतलब किसानों का इन आढ़तियों के द्वारा कोई आर्थिक शोषण ना हो सके, एक मिनिमम प्रॉफिट इन लोगों को मिले, इसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, पूरी प्रोसेस निर्धारित करती है और तब ये आढ़ती वहां मंडी में जाकर बैठते हैं और किसानों से अनाज खरीदते हैं। इस 8.5% में 2.5% इनको मिल गया और 3% खुद राज्य सरकार लेती है। इस 3% का राज्य सरकार क्या करती है? इस 3% से वो हमारे लिए सड़कें बनाती है, पानी की व्यवस्था करती है, चिकित्सा व्यवस्था करती है, उस मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती है जो आगे जाके किसानों के काम में आता है, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करती है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी प्रोसेस कि आपने खेत में से अनाज लिया, मंडियों में गए, अपने जिले की मंडियों में, और कमीशन एजेंट के पास गए, उसको आपने जो भी बेचा उसके ऊपर आपका 2.5% का कर लगा। उस 8.5% का कर लगा, उसमें से 2.5% कमीशन एजेंट को मिला और 3% राज्य सरकार को मिला और बाकी की प्रोसेस में जहां जहां छोटा मोटा कर कटना होता है वो कट जाता है। अब इसमें कमी क्या है? पहली कमी क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ अपने जिले की मंडियों में अपना अनाज बेच सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैं फिलहाल छतरपुर में खड़ी हूं, ठीक है, मैंने यहां पर गेहूं उत्पादित किया, छतरपुर की मंडी में मुझे 1 टन गेहूं का 10,000 रुपए मिल रहा था। इसके जस्ट पास में पन्ना है, यहां पे मान लीजिए छतरपुर है, इसके जस्ट पास में पन्ना है। मैंने वहां पता किया कि वहां की मंडी में 1 टन गेहूं पर मुझे 15,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन हमारा जो राज्य का या किसी भी राज्य का जो एपीएमसी एक्ट है उसने पहली चीज क्या बोली? आप अंतरा राज्य व्यापार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अंतरा राज्य व्यापार। एक राज्य के अंदर भी हर जगह आप व्यापार नहीं कर सकते। मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस जिले में है, आपको उसी जगह पर अपना उत्पाद बेचना है। पहली चीज समझ में आई। दूसरी क्या कमी है? मान लीजिए मध्य प्रदेश में मुझे अपने 1 टन गेहूं का 10,000 रुपए मिल रहा था, ठीक है, मैं गई केरल में गेहूं कम उत्पादित होता है, तो केरल वाला मुझे इसी 1 टन गेहूं का 50,000 रुपए दे रहा है। लेकिन अगेन एपीएमसी एक्ट ने मना कर रखा है, आप मध्य प्रदेश के हो, आप मध्य प्रदेश में ही बेचो, आप और किसी राज्य में नहीं जा सकते हो, यानी कि अंतरराज्यीय व्यापार भी नहीं कर सकते हो। अंतरराज्यीय व्यापार भी क्या है? आपको
मना है, निषेध है। तो ये तो गलत बात हुई। हमारे यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो नेशनल लेवल पे उसकी बिक्री होती है, लेकिन किसान जो सचमुच हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, उसको हम इतना अधिकार नहीं देते कि वो पूरे देश में जहां उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो वहां पे जाके वो बेचे। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, उनको निगम कर, ये कर, वो कर में छूट दे रहे हैं, और हम हमारे किसानों के लिए इतना नहीं कर सकते कि आप कहीं पर भी जहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहां जाकर अपना उत्पाद बेचो। नहीं की जा रही थी। तब सरकार को ये एक कमजोरी लगी, इसके लिए वो एक एक्ट लेकर आई। ठीक है, ये एक कमजोरी थी, इसके ऊपर सरकार को काम करना था तो उसने एक लाई। अब दूसरी कमजोरी क्या हुई? ये कमीशन एजेंट, जो हमने आड़तियों की बात की, ये कितना आपसे प्रॉफिट ले रहे हैं? 2.5%। इसमें भी कुछ कमी दिखाई दी, या ये हमारे एक स्टेक होल्डर भी है, हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तीसरी कमी हमको क्या दिखाई दी? ये वाली हमने फर्स्ट कमी, सेकंड कमी, तीसरी कमी होती है भंडार गृह की। किसकी? भंडार गृह की। अब ये भंडार गृह की कमी कैसे है? मान लीजिए कि एक किसान ने अपने खेत में 1000 टन गेहूं उत्पादित कर लिया। कितना? 1000 टन गेहूं उत्पादित कर लिया, लेकिन 1955 से हमारे देश में एक कानून चला आ रहा है जिसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम। क्या नाम है इसका? आवश्यक वस्तु अधिनियम। अधिनियम 1955। ये क्या बोलता है कि जो हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल वस्तुएं हैं, जैसे खाना, खाना के बिना कोई काम नहीं चल सकता, तो वो चीजों का भंडारण कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उत्पादक हो, विक्रेता हो, बिचौलिया हो, कोई भी हो, उसका एक मिनिमम लेवल से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता है, ताकि उसकी कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, हमारे जितने भी नागरिक हो वो उनको कम कीमतों पर मिलता रहे, उस उत्पाद की निर्यात, उसकी उत्पाद की निरंतर आपूर्ति हमारे नागरिकों को होती रहे। तो इसी आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1955 में, क्योंकि 1955 की अगर हम स्थिति याद करें तो खाद्यान्न में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था, हमें गेहूं, चावल जैसी चीज तक रशिया, अमेरिका से आयात करनी पड़ती थी, तो वो तो और ज्यादा एसेंशियल हो गया था ना। तो इसीलिए हमारे देश की सरकारों ने खाद्य उत्पादों को भी इस एसेंशियल, खाद्यान्नों को, सारे खाद्य उत्पादन नहीं बोलेंगे, खाद्यान्नों को इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शामिल कर दिया था। लेकिन आज की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। आज हमारे देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो है, साथ के साथ बड़ी मात्रा में निर्यात भी कर रहा है, राइट। लेकिन क्योंकि अभी भी हमारे जो भी खाद्यान्न उत्पाद हैं वो सब इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो चाहे हमारा किसान 1000 टन गेहूं का उत्पादन कर ले, लेकिन भंडारण मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिर्फ 500 टन का ही कर पाता है, तो क्या होगा? बाकी के 500 टन बर्बाद चले जाएंगे। और यही हम हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखते हैं बारिश के मौसम में कि इतने किलो टन अनाज या इतने 1000 टन अनाज मॉनसून की बारिश में बह गया, बर्बाद हो गया, उसको चूहे खा गए, वगैरह वगैरह ढेर सारी न्यूज हमको देखने को मिलती है। उसका एक रीजन क्या है? ये आवश्यक वस्तु अधिनियम। क्योंकि जब किसी वेयरहाउस वाले को, किसी कोल्ड स्टोरेज वाले को, किसी सीओल्स वाले को ये पता ही है कि मैं इससे ज्यादा भंडारण कर नहीं सकता, तो अपनी भंडारण क्षमता क्यों बढ़ाएगा? लेकिन किसान तो उत्पादन करेगा, किसान को तो से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। आप हाई यील्ड वैरायटी के बीज लेकर आ गए हो जो उसको और ज्यादा उत्पादन देता है। किसान उत्पादन कर रहा है लेकिन भंडारण के लिए, रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये दूसरी समस्या आ रही थी। और एक समस्या और आती है, जैसे किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ी चुनौती है, जो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है। आपके खेत में गेहूं की फसल लहला रही है और उसके ऊपर कीटों का आक्रमण हो गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई, किसान आत्महत्या करेगा ना। आपके खेत में आपने कुछ फसल बोई और आपका मॉनसून ही टाइम पे नहीं आया, फसल उपजेगी क्या? नहीं उपजेगी। तो इस तरह की एक अस्थिरता बनी रहती है कृषि में, जो किसानों के लिए क्या होती है? चुनौती होती है। वो निपटें कैसे इस चीज से, इसके लिए भी इस बिल में सॉल्यूशन लेकर आया गया है। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या प्रॉब्लम बताई जिसके लिए गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है? पहली थी मार्केटिंग, विपणन। क्या कि न तो आप अंतरराज्यीय व्यापार कर पा रहे थे, मतलब न आप मध्य प्रदेश से जाकर
यूपी, बिहार, केरला में अपना अनाज बेच पा रहे थे, और ना ही आप अंतरा राज्य व्यापार कर पा रहे थे, यानी अपने ही राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर आप अपना सामान नहीं बेच पा रहे हो जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरी समस्या क्या आ रही है आपकी? अस्थिरता, चाहे फिर वो प्राकृतिक आपदा की वजह से हो, मॉनसून की वजह से हो, ठीक है। तीसरी, जो आपका लगान लग रहा था, उसके ऊपर कर लग रहा था 8.5%। और चौथी समस्या आ रही थी आपका भंडारण। ये 4 समस्याओं का निदान करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक्ट लेकर आई। कौन से एक्ट लेकर आई? 3 एक्ट लेकर आई, जिसमें से पहले का नाम है कृषि उपज और व्यापार संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकेंड आपका बिल आया मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती सुरक्षा समझौता कृषि सेवा अध्यादेश, सॉरी बिल लिख लेना, यहाँ पे विधेयक कर लेना इसको, विधेयक 2020। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। अब ये जब गवर्नमेंट लेकर आई तो क्या प्रावधान किए? पहला वाला जो था आपका कृषि उपज और विपणन वाला बिल, कृषि उपज और विपणन विधेयक, क्या बोला उसमें? पहली चीज बोली सब जगह व्यापार करो, सब जगह व्यापार करो, एक राज्य से दूसरे राज्य में करो, एक जिले से दूसरे जिले में करो, अल्टीमेटली जहां किसान को प्रॉफिट मिल रहा है वहां जाकर व्यापार करो। दूसरी चीज क्या बोली? कोई कर नहीं, जो 8.5% हम ले रहे थे हम नहीं ले रहे, कोई कर नहीं। तीसरी चीज ई ट्रेडिंग के लिए भी मान्यता दे दी, क्या दे दी? ई ट्रेडिंग। चौथी चीज क्या बोली? सभी जगह व्यापार करो और किसी के भी साथ व्यापार करो, मतलब आढ़तिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस वाला व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी के भी साथ व्यापार करो, कहीं भी जाकर व्यापार करो, किसी के भी साथ व्यापार करो, बिना टैक्स दिए व्यापार करो और ई ट्रेडिंग भी करो। अच्छी चीज है, लेकिन इसमें किसानों को प्रॉब्लम हुई। वो क्या प्रॉब्लम हुई आगे देखेंगे। दूसरा बिल था हमारा, दूसरा बिल कौन सा था? मूल्य आश्वासन। मूल्य आश्वासन वाले बिल में क्या था? आश्वासन का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि कुछ, मतलब मैं आपको आश्वासन देती हूं आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इस तरह से हम कुछ आश्वासन देने वर्ड यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने किसानों को क्या आश्वासन दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आए। यहां पर इस वाले बिल का मेन एजेंडा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि। समस्या बताई थी मैंने आपको, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, मानसून की अनिश्चितता होती है, किसानों को उनकी लागत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? एक किसान ए है, ठीक है, उसको अपने खेत में टमाटर उगाना है, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो, या फिर उसकी लागत आई है 1 टन टमाटर को उत्पादित करने पर 1000 रुपए। अगर उसको 1000 रुपए नहीं मिला तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब उसकी फसल तैयार हुई तब इसी 1000 रुपए का मार्केट वैल्यू 800 रुपए रह गया। तो हर तरह की अनिश्चितता है किसानों के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप, ये कंपनी है हमारी, मान लीजिए कंपनी एक्स है, आप इस कंपनी एक्स के पास जाओ, इससे बोलो कि हम आपको टमाटर बना के देंगे। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी काम करती है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। मतलब मान लीजिए ये आपका केचप बनाती है, इस टमाटर से क्या बना देगी? आपका केचप। तो आप गए इसके पास, बोला कि मैं आपको इतने टमाटर दूंगा, आज की तारीख में आप इतने टमाटर की क्या वैल्यू दोगे? उसने बोला ठीक है, आपका 1000 रुपए हो रहा था, मैं आपको 1500 रुपए दे दूंगा। प्रॉफिट भी हो गया और आपकी जो टोटल 1000 रुपए की लागत थी वो भी हो गई। लेकिन अब बीच में कुछ ऐसी चीज हुई कि प्राकृतिक आपदा की वजह से ये सारे टमाटर खराब हो गए।
तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप उससे बोल सकते हो कि आपको 1000 रुपए, तो चाहे मेरी पूरी फसल खत्म हो जाए लेकिन मैं आपके लिए टमाटर उगा रहा हूं, तो आपको 1000 रुपए तो कंपलसरी देने पड़ेंगे। प्रॉफिट मत देना, अगर मेरी फसल बर्बाद हो जाए तो आपको मूल लागत तो देनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी क्या प्रॉब्लम होती थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि आज टमाटर बना के रेडी करके हमारे किसान इस कंपनी के पास लेके गए, अभी 1500 रुपए देने में आनाकानी करती है, हम आपकी गुणवत्ता चेक कर रहे हैं, अभी हम उसका ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे बहाना बना के उसको 1500 रुपए देती ही नहीं थी। तो अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्लॉज डाला हमारे इस एक्ट में कि जिस दिन आप उस टमाटर की गुणवत्ता का परीक्षण कर लेते हैं, मतलब जैसा आपने बोला था वो किसान वैसा ही टमाटर आपको लाके दे देता है, मतलब उसी दिन एट प्रेजेंट आपको ये 500 रुपए उसको देने पड़ेंगे। वहां पर आप टालमटोली नहीं कर सकते, अदरवाइज किसान आपके अगेंस्ट जो हमने शिकायत निवारण तंत्र बनाया है वहां आपके अगेंस्ट शिकायत कर सकता है। तो इस तरह के कुछ बहुत ही अच्छे क्लॉज हमारी गवर्नमेंट किसानों के लिए लेकर आई कि वो इस तरह की जो भी अस्थिरता होती है उससे निपट सके, उनकी जितनी लागत आती है, जितना प्रॉफिट होता है, जो भी नुकसान होता है, बीमा करवाना, ये वो सारी चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो पहले से निर्धारित कर ले। तो ये आया इस मूल्य आश्वासन वाले एक्ट में। तीसरा था आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उन्होंने बोला कि खाद्य उत्पादों को यानी खाद्यान्नों को इस एसेंशियल की लिस्ट में से हटा दो, एसेंशियल की लिस्ट में हटा दो। क्यों? क्योंकि अब हमारा देश आत्मनिर्भर तो है ही खाद्यान्न के उत्पादन में, इवन हम तो निर्यात भी कर रहे हैं, तो अब ये एसेंशियल कहां से रह गया? हमारे पास प्रचुर मात्रा में, कोई कितना भी भंडारण कर ले, हमारे पास इतना रहेगा कि हम अपने देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर दें। तो इसलिए आप एसेंशियल वर्ड को यहां से हटा दो, मतलब एसेंशियल की लिस्ट में से खाद्यान्नों को हटा दिया। इससे फायदा क्या होगा? अभी तक जो निजी निवेश नहीं हो रहा था ना भंडार गृह बनाने में, क्योंकि उनको तो पता था कि भले ही किसान 2000 टन उत्पादित कर दें, हमको कितना भंडार करने की अनुमति है, कितना जमा करके रखने की अनुमति है, 500 टन। तो वो ऐसा ही वेयर हाउस बनाएगा ना जहां पे केवल 500 टन का वो भंडार करके रह सके। अब उसको पता है कि मैं 2000 टन, 5000 टन, 10,000 टन भी भंडार करके रख सकता हूं, तो वो बड़े बड़े वेयर हाउस बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो अनाज बाहर सड़ जाता है वो नहीं होगा, उसका जो व्यर्थ है, वेस्टेज है, वो रुक जाएगा। तो निजी निवेश बनेगा, जिससे क्या निर्माण होंगे, हमारे भंडार गृह। ये सारी चीजें सोचकर गवर्नमेंट हमारे 3 एक्ट लेकर आई। अब इसको हम नोट्स में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रावधान किए। पहला एक्ट लेकर आई कृषि उपज और वाणिज्य व्यापार संवर्धन और सुविधा विधेयक। इसके नाम में किया गया है कि जो वाणिज्य व्यापार किसान कर रहा था केवल एक मंडी, केवल एक कमीशन एजेंट के थ्रू, उसमें संवर्धन करना, उसका एरिया बढ़ाना, मतलब आप राज्यों में भी जाओ, अपने अदर जिलों में भी जाओ, और सुविधा देना। ठीक है, इस विधेयक में इसका सारा एजेंडा क्लियर कर रखा है। लाने के कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। इसके प्रावधान देखते हैं क्या प्रावधान है। पहला, कृषि उपज की खरीद और बिक्री के लिए किसानों और व्यापारियों को अधिक विकल्प प्राप्त। समझ में आ गया ये तो, कि आपके पास पहले एक मंडी थी जहां पे आप बेच सकते थे, अब आपके पास ज्यादा विकल्प है। एपीएमसी बाजार परिसरों के बाहर अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा, ये भी बताया। अधिशेष, इससे क्या फायदा होगा, अब ये दो इसके प्रावधान। अब आगे इसके फायदे। अधिशेष उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे किसानों को भी फायदा हो रहा है और हमारे उपभोक्ताओं को भी फायदा हो रहा है। अगर किसानों को मध्य प्रदेश में अपनी फसल का ज्यादा मूल्य नहीं मिलके केरल में मिल रहा है तो वो मध्य प्रदेश में नहीं बेचेगा। और दूसरा, केरल में गेहूं होता नहीं है और मान लो मध्य प्रदेश का किसान केरल में जाके गेहूं बेचेगा, तो पहले जब केरल के लोगों को 100 रुपए किलो में गेहूं मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं 70-80 रुपए किलो तक मिल जाएगा ना, क्योंकि वहां पर भी आपूर्ति बढ़ेगी, दूसरे एरिया के लोग अनाज वहां पर लेकर जाएंगे। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को भी फायदा हो रहा है और उत्पादक को भी फायदा हो रहा है। दूसरा, किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा। मैंने आपको बताया 8.5% का लगान अभी किसानों को देना पड़ता है, तो टैक्स फ्री हो जाएगा। हमारा तो पूरा देश टैक्स बचाने में ही कुछ ना कुछ ऐसे बोलते उपाय ढूंढता रहता है कि मैं कैसे टैक्स बचाऊं। तो किसानों को तो पूरी छूट दे दी कि आपको 8.5% टैक्स देना ही नहीं है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है या एक अच्छा प्रावधान है। अगला क्या फायदा है इसका, एक सेकेंड।
अगला फायदा है इसका, किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, ये हमने देख लिया। अब किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का प्रावधान, क्योंकि आज तक क्या हो रहा था, अगर हमारे किसानों के साथ कुछ भी गलत हुआ, उनको कहां जाना पड़ता था, उनको जाना पड़ता था दीवानी न्यायालय, और कोर्ट में जाना हमारे यहाँ क्या समझा जाता है, कोर्ट में जाना हमारे यहाँ समझा जाता है समय और पैसे की बर्बादी। तो इस एक्ट में क्या बोला गया कि आपको कोर्ट वोट में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके लिए एक नया विवाद समाधान तंत्र बनाते हैं, और वो कौन करेगा, एसडीएम लेवल का कोई भी अधिकारी। एसडीएम लेवल के अधिकारी के पास आप अपना शिकायत पत्र लिखकर भेजिए, वो आपको भी बुलाएगा, जिसके अगेंस्ट आपने शिकायत की उसको भी बुलाएगा, दोनों को आमने सामने बिठाकर जो भी समाधान निकलेगा वो वही कर देगा, ना आपका पैसा बर्बाद होगा, ना आपका समय बर्बाद होगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। अगली इसमें चीज लेकर आए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। जब हम हर चीज में इंटरनेट लेकर आ रहे हैं, ई गवर्नेंस लेकर आ रहे हैं, एजुकेशन में ला रहे हैं, तो फिर हमारे किसानों को उसका फायदा क्यों नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्रावधान। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे एक्ट का एक अगर बड़ा ऑब्जेक्टिव बोले तो वो था एक देश और एक कृषि बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना। आप चाहे छतरपुर में बैठे हैं, आप चाहते हैं आपका अनाज पन्ना में जाके बिके, उज्जैन में जाके बिके, या मंदसौर में जाके बिके, अब ये कोई सीमा नहीं है। आप चाहते हैं मध्य प्रदेश का अनाज केरला या तमिलनाडु में जाके बिके, इस पे भी कोई अब सीमा नहीं है। आप चाहते हैं आपका किसान किसी कमीशन एजेंट को नहीं बेचे अपना अनाज और किसी एक्सपोर्टर को बेचे, क्योंकि एक्सपोर्टर आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, कोई बिचौलिया नहीं है, किसान सीधे एक्सपोर्टर से बात कर रहा है। तो अगर पहले 1 किलो गेहूं पर किसान को 10 रुपए मिल रहे थे, अब आप सीधे एक्सपोर्टर से बात कर रहे हो, अब 1 किलो गेहूं पर किसान को सीधे 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब एक देश एक कृषि बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। ये हो गई हमारे पहले एक्ट की बात। अब आते हैं दूसरे एक्ट पर, इसकी जो भी कमियां हैं वो सब एक साथ देखेंगे। दूसरा एक्ट था आपका मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, इसको विधेयक कर लेना यहाँ पर 2020। जैसे उस विधेयक के नाम में ही उसका एजेंडा मेंशन था, वैसे ही इस विधेयक के नाम में इसका भी एजेंडा मेंशन है। कैसे, मूल्य आश्वासन पर, मतलब आपको आपके उत्पादन की कीमत मिलेगी, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, इस बात का आश्वासन दिया गवर्नमेंट ने। किसके द्वारा, कुछ बंदोबस्त किए, कुछ सुरक्षा उपाय किए। क्या सुरक्षा उपाय किए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आए। तो लाने का कारण आपको बता ही दिया था कि जोखिम होता है किसानों को। अब क्या प्रावधान किए इस एक्ट में वो देखते हैं। ठीक है, पहला प्रावधान था अनुबंध कृषि, हिंदी में अनुबंध कृषि, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसका प्रावधान एक आदर्श समझौते का निर्माण। आदर्श समझौता मतलब किसान को भी फायदा हो और उस कंपनी को भी फायदा हो जो किसान के साथ ये समझौता करने आई है, जो एक सीमित समय के लिए ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक किसान हूं और कोई एक्स कंपनी आई मेरे पास, मैंने उसके साथ लाइफ टाइम का कर लिया एग्रीमेंट। नहीं, आप इस फसल ऋतु का कर सकते हैं, एक पूरे साल का कर सकते हैं, एक निश्चित समय, छोटा समय, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का कोई एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि किसानों का शोषण शुरू हो जाए। इसलिए इसमें क्या बोला उन्होंने कि सीमित समय के लिए ही करेंगे। ठीक है, सीमित समय के लिए एक लिखित समझौता होगा, और ये लिखित किस भाषा में होगा, क्षेत्रीय भाषा में। यानी कि अगर छतरपुर का कोई किसान किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ ऐसा कोई समझौता करेगा तो वो यहाँ की बुंदेलखंडी लैंग्वेज में ही होगा, आप हिंदी इंग्लिश में नहीं करेंगे। उस किसान को उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए ताकि उसका शोषण रोका जा सके। अगर वो मालवा का किसान है तो वो मालवी लैंग्वेज में ही आपको एग्रीमेंट करना कंपलसरी है। समझ में आया? तो लिखित समझौता होगा, और दूसरी विशेषता क्या है, वो क्षेत्रीय भाषा में होगा। अब चाहे उत्पादन के लिए निवेश तीसरा पक्ष करे, भूमि पर मालिकाना हक किसान का होगा। ये तीसरा इस एग्रीमेंट में मेन पॉइंट होगा। मतलब मालिकाना हक किसानों को होगा। आज किसानों को क्या डर है कि अगर ज्यादा समय तक मैं उसकी बात मान के अपनी जमीन पर खेती कर रहा हूं, या उसका एक अधिकार है कि आपको यही फसल उगानी है, यही कीटनाशक यूज करना है, तो एट द एंड जाके, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, आपने कुछ ऐसे कागजों पर साइन करवा लिया जिससे किसान का जो जमीन है वो उस कंपनी के नाम हो गई। तो ऐसा नहीं होगा। आप चाहे कितने भी समय का एग्रीमेंट करो, कुछ भी उत्पादित करवाओ, एट द एंड उस जमीन पर मालिकाना हक किसानों का ही होगा, जो किसानों को मेंटली बहुत ज्यादा रिलीफ देगा।
इस पॉइंट के बाद, इस प्रावधान के बाद ही कोई किसान आपसे आकर प्रावधान करने के लिए, समझौता करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा। ये दो प्रावधान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो भूमि पर मालिकाना हक और दूसरा ये क्षेत्रीय भाषा। तो किसान के मन से ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा किसी बात पे शोषण हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी मेन बात। और क्या प्रावधान है इसमें? अगला प्रावधान है गुणवत्ता निर्धारण अनुमोदन। गुणवत्ता निर्धारण अनुमोदन के यथाशीघ्र के बाद यथाशीघ्र किसानों को भुगतान, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपसे टमाटर तो लेके चली गई कंपनी, लेकिन पैसा देने में आनाकानी कर रही है, बोल रही है आपने उस गुणवत्ता का हमको टमाटर नहीं दिया, टमाटर कम है, अभी हमारी फूड प्रोसेसिंग चल रही है, जब हमको इसका प्रॉफिट मिलेगा तब हम आपको देंगे। नहीं, आपने जिस दिन किसान के खेत से टमाटर उठाया, आपने बोला कि ये उसी गुणवत्ता का टमाटर है जिसका हम चाहते थे, उसी दिन आपको किसान को भुगतान करना होगा, आप डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज बताई इसमें। अगली चीज है, इसमें 3 चीजें और ऐड की है। पहला है अश्योर्ड प्राइस यानी आश्वस्त कीमत, दूसरा है बोनस और तीसरा है वेरिएबल्स। अब ये चीजें क्या है? अश्योर्ड प्राइस का मतलब मैंने आपको बताया कि मुझे 1 टन टमाटर उत्पादित करने में 1000 रुपए लगे। ठीक है, और कंपनी एक्स से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जब मैं उनको उन्हीं की गुणवत्ता का टमाटर दे दूंगी तो वो मुझे 1500 रुपए देंगे, लेकिन बीच में ओले पड़ गए, ओस पड़ गई और मेरे पूरे के पूरे टमाटर खराब हो गए। तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये अश्योर्ड प्राइस फिक्स कर रखा है कि चाहे कोई भी रीजन हो, क्योंकि मैंने अपने खेत में टमाटर उपजा दिए हैं, आपको मुझे एक निश्चित समय के बाद ये 1000 रुपए तो देने ही है, कंफर्म देने ही है। तो इससे क्या होगा, किसान की जो अनिश्चितता थी कि मैंने जमा तो कर दिया, पैसा भी लगा दिया, मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और जो आत्महत्या करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही है किसानों में, वो कम हो जाएंगी। तो अच्छी चीज है ये। एक हम बीमा करवाते हैं इसके लिए, और बीमा का पैसा भी रोते रोते किसानों को मिलता है। तो ये अच्छी चीज है ना कि उनको डायरेक्ट आपकी कंपनी इतना पैसा तो दे रही है जितना उनको लागत मिल रहा है। दूसरा होता है बोनस। ये एक और अच्छी चीज, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो टमाटर दूंगी उसकी गुणवत्ता होगी मार्केट में मिलने वाले टमाटर से 15% ज्यादा, लेकिन मैंने इतने अच्छे रसायन, इतने अच्छे कीटनाशक, इतने अच्छे बीज उत्पादित किए कि मेरे टमाटर की क्वालिटी बढ़कर 25% हो गई। तो इस पे आपको बोनस देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसान ने मेहनत की है। ये भी अच्छी चीज है। तीसरा है वेरिएबल्स, मतलब समय, परिस्थिति, स्थान के अनुसार अगर किसान को उसमें कुछ और ऐड करना हो जिससे वो अपनी आर्थिक अनिश्चितता को ज्यादा से ज्यादा दूर कर सके, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सुनिश्चित कर सके, वो सारी चीजें इसके अंदर वो डाल सकता है। तो अच्छा अनुबंध किया ये भी। अगला क्या इसमें हमारा टॉपिक, अगला इसमें प्रावधान है किसान शोषण के भय के बिना। अब इसके फायदे क्या होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ के बता देती हूँ सिर्फ। किसान शोषण के भय के बिना प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके शोषण का कोई रास्ता छूटा ही नहीं है। हर चीज पेपर में लिखी हुई है, वो भी उनकी खुद की लैंग्वेज में। किसान प्रत्यक्षतः विपणन से जुड़ेंगे, मतलब अभी तक कौन जुड़ता था? कमीशन एजेंट जो मंडी में बैठे होते थे। किसान को पता भी नहीं कि उनका अनाज कहाँ जा रहा है, लेकिन अब किसान को पता होगा कि मेरे अनाज की क्वालिटी अच्छी है तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे अनाज की क्वालिटी थोड़ी कम है तो मैं इसको फूड प्रोसेसिंग में डाल रहा हूँ। ये सारी चीजें किसानों को पता होगी, क्योंकि वो खुद उसकी मार्केटिंग से जुड़ेंगे, और ये जो मध्यस्थों की भूमिका है वही समाप्त हो जाएगी, जिससे किसानों को फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण और कृषि अवसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब निजी क्षेत्र भी अपफ्रंट पे आके सीधे किसानों से बात कर रहा है। पहले निजी क्षेत्र किससे बात करता था? कमीशन एजेंट से। कमीशन एजेंट क्या है? अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट ही है, क्योंकि उसको नियुक्त किसने किया है? गवर्नमेंट ने। तो अब अगर मैं कंपनी एक्स किसी कमीशन एजेंट के पास जाके बोलती हूँ कि आप मुझे 500 टन अनाज दे दो, वो 500 टन अनाज मुझ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। वो खराब रोड से पहुंचाए, अच्छे रोड से पहुंचाए, अच्छे कोल्ड स्टोरेज में रख के पहुंचाए, खराब कोल्ड स्टोरेज में रखकर पहुंचाए, सारी
की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन अब क्योंकि मैं कंपनी एक्स सीधे गवर्नमेंट से जाकर बात नहीं कर रही हूँ, सीधे किसान से जाकर बात कर रही हूँ, किसान मुझे दे रहा है, अब वो अनाज ठीक रहे, ठीक तरीके से मुझ पर पहुंचे, मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगी ना संरचना में, मैं खुद एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज बनाऊंगी, अच्छी सड़क से लेकर आऊंगी ताकि मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो खराब नहीं हो। तो इस तरह से हमारी अवसंरचना में निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां हैं वो खुद किसानों को बोलेंगी कि आप इस तरह का ये प्रोडक्ट यूज कीजिए तो आपके बिल जो होंगे वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे। तो अल्टीमेटली किसानों का हर तरह से फायदा होगा। ये था हमारा सेकेंड एक्ट और अब आता है हमारा थर्ड एक्ट। तीसरा एक्ट है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। मैं आपको बता चुकी हूं उसके बारे में, ये 1955 में लेकर आया गया था। क्यों उस वक्त हमारे देश के नेतृत्व ने खाद्यान्न को इसमें सम्मिलित किया गया था? क्योंकि तब हम तो गेहूं जैसा अनाज भी कहां से मंगवाते थे? अमेरिका, रशिया जैसे देशों से, फिलीपींस जैसे देशों से। तो व्यापारियों द्वारा फसलों के भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए, उद्देश्य क्या था इसका? भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए ईसीए मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बनाया गया। अब नए बिल में, जो नया बिल लेकर आया गया, पुराने बिल का हमने देख लिया क्या उद्देश्य था? भंडारण और कालाबाजारी को रोके, क्योंकि तब हमारा देश खुद आत्मनिर्भर नहीं था और हमारे देश के लोग हमसे ही प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे तो हमारे देश की जनता को उस समय हमारी सरकार कहां से अनाज उपलब्ध करवाती। इसलिए अब जो नया एक्ट आया है उसकी सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल मतलब ये जितने भी खाद्य उत्पाद है इन सबको हटा दिया गया है। इन वस्तुओं पर केवल, अभी भी कंडीशन रखी है, इन वस्तुओं पर केवल राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की कोई सीमा नहीं लगेगी। मतलब इन फ्यूचर एक मन में डर कि अगर कभी ऐसा हो गया, आपदा आ गई, अकाल पड़ गया और उस समय व्यापारियों ने अपना प्रॉफिट निकालने के लिए सारा स्टॉक कर लिया, तब हम क्या काम करेंगे? तो गवर्नमेंट ने उसका भी उपाय बता दिया कि नहीं, हम दो ऐसी कंडीशन रखते हैं कि तब ये सारी चीजें किसके अंदर ऐड हो जाएंगी? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? भंडारण अवसंरचना से निजी निवेश प्रोत्साहित, फलतः टनों में बर्बाद होने वाले अनाज की बचत। बता दिया मैंने, क्योंकि ये लोग प्रोत्साहित ही नहीं होते थे कि हम बड़े बड़े स्टोरेज बनाएं। इनको पता है हमको 500 टन भंडारित करना है तो हम 2000 टन के लिए क्यों कोल्ड स्टोरेज बनाए, लेकिन अब बनाएंगे। तो अब जो न्यूज की हाईलाइट पढ़ते ना कि मानसून में इतना टन बर्बाद हो गया, इतना अनाज चूहे खा गए, वो सारी हमको हाईलाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी। हमारा अनाज बचेगा, व्यर्थ नहीं होगा। तो ये सारे थे हमारे एक्ट्स के मुख्य प्रावधान, जो पहली बार पढ़ने पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है फिर इनका? कोई तो ऐसी चीज होगी जो इतने बड़े पैमाने पर विरोध भी हो रहा है, यहां तक कि हमारी कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दे दिया। तो विरोध के मेन कारण है 4। पहला कारण है व्यापार क्षेत्र की परिभाषा, जिसको अभी हम बहुत तारीफ कर रहे थे, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। व्यापारी, इसकी भी हमने बहुत तारीफ की कि हमारा किसान सीधे जाके एक्सपोर्टर को अपना अनाज देगा, ये लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। चौथा है इसका कर जो इसके ऊपर लगाया जा रहा था, शुल्क, इसकी भी हमने बहुत तारीफ की कि 8.5% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम टैक्स फ्री हो गए, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गया। और एक और चौथा क्या है, एक और चौथा पॉइंट है इसमें, विवाद समाधान तंत्र। एक सेकेंड, चौथा पॉइंट है इसमें विवाद समाधान तंत्र, जिसकी भी हम तारीफ कर रहे थे कि जो हमारा समय और पैसा बर्बाद हो रहा था कोर्ट में जाने का, और हम सीधे एक एसडीएम लेवल के अधिकारी को पत्र लिखकर बाहर समस्या का समाधान कर लें, वो सारी अच्छी चीजें इसकी मुसीबतें बन गई। कैसे मुसीबतें बन गई? पहली चीज पर बात करते हैं, व्यापार क्षेत्र। व्यापार क्षेत्र की डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में डाली, वो बोला कि आप किसी भी अंतरराज्यीय या अंतरराज्यीय क्षेत्र में जाकर व्यापार कर सकते हैं। आप जहां किसान का उत्पादन हो रहा है उस जगह पर, जहां पर वो संग्रह कर रहा है उस जगह पर, किसी कारखाना परिसर में, किसी कोल्ड स्टोरेज में, किसी सिलोज में, सब जगह पर जाकर आप व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारे नाम लिखे, लेकिन एक मेन नाम लिखना तो भूल गई गवर्नमेंट, एपीएमसी एक्ट की मंडियां। तो किसान बोले कि इनको क्यों बाहर रखा? तो किसानों को यह डर लगा कि इसको इसलिए बाहर रखा ताकि हमको बाद में एमएसपी देना ही बंद कर दे गवर्नमेंट।
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट किसानों को देती है वो देना ही बंद कर दे। क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए व्यापार क्षेत्र खुला है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहां जाके आप कमाओ, जिस व्यापारी से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहां जाके कमाओ, तो फिर गवर्नमेंट आपको किस बात का पैसा दे? ऐसी संभावना है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसका खंडन किया और बोला कि आपकी एमएसपी सदा जारी रहेगी और एपीएमसी एक्ट की मंडियां आज जिस तरह से काम कर रही है उसी तरह से करती रहेगी। लेकिन किसानों के मन में डर है कि जिस तरह के प्रावधान आप अपने एक्ट में लेकर आए हैं उसकी वजह से इन फ्यूचर, अभी आप समाप्त नहीं कर रहे हो लेकिन इन फ्यूचर आप हमारी एमएसपी देना भी बंद कर दोगे और ये जो मंडियां जो अभी अच्छे से काम कर रही है हमको ट्रस्ट है इस पे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू संचालित हो रही है। ये कुछ भी हमारे साथ गलत करती है हम सीधा सवाल उठा सकते हैं, किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। हमारे पास वो अधिकार ही नहीं रहेगा, हम तो फिर रास्ते में पड़े रह जाएंगे। जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या दुगनी चौगुनी हो जाएगी। तो ये डर है किसानों को। व्यापारी की परिभाषा में आपने सब डाला, आपने डाला एक्सपोर्टर के पास जाओ, आपने डाला आप प्रसंस्करण इकाइयों के पास जाओ, सब डाला। कमीशन एजेंट डालना भूल गए, वही आपने अपने आप को बाहर रख लिया। गवर्नमेंट ने यहां पर भी अपने आप को बाहर रख लिया। कर शुल्क, कर शुल्क पे क्या बात है? अब ये जो व्यापारी वाली जो बात थी, यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन थे? हमारे किसान। किसको नुकसान हो रहा है? किसान को। किस बात से? आप हमारी एमएसपी छीन रहे हो। यहाँ पे जब व्यापारी की डेफिनेशन से एक कमीशन एजेंट को बाहर निकाला तो यहाँ पे किसको नुकसान हो रहा है? इन आढ़तियों को। और आपके पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होने का रीजन ये है कि ये जो आढ़तिये हैं इनकी वहां पे बहुत मजबूत पकड़ है। शायद आपके मध्य प्रदेश में इतनी मजबूत पकड़ नहीं होगी किसी कमीशन एजेंट की जितनी पंजाब और हरियाणा की कृषि व्यवस्था में ये कमीशन एजेंट अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, इसलिए ये भी बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा आता है कर शुल्क, कि आप नहीं देंगे कोई भी प्रॉफिट, तो यहां नुकसान होगा हमारी राज्य सरकार को। कर शुल्क हटाने से किसको नुकसान होगा? राज्य सरकार को। इसीलिए पंजाब और हरियाणा क्या कर रहा है? आपका विरोध कर रहा है। क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो ओवरऑल जितना टैक्स लगाया था ये 8.5% के थ्रू 3% जो गवर्नमेंट को मिला था, उससे पंजाब सरकार ने कितना कमाया? 3600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए। अब गवर्नमेंट को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब लेकिन सड़क नहीं बनी, अस्पताल नहीं बना, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुई, तो आप गालियां देने किसको जाएंगे? इस राज्य सरकार के पास। इसका आय का स्रोत तो आप छीन रहे हो और फिर आप इसको बोलोगे कि आप हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ, तो ये कहां से आपको प्रोवाइड कराएगी? तो तीसरा नुकसान किसका हो रहा है? राज्य सरकार का। चौथा पॉइंट है विवाद समाधान तंत्र। विवाद समाधान तंत्र में आपने बोला कि आप अपना विवाद का निवारण करने किसके पास जाओ? एसडीएम लेवल के किसी अधिकारी के पास। आप मुझे बताओ, आप हो किसान जिसकी मासिक आय 30,000 रुपए भी मुश्किल से हो पाती है और आपके सामने एक एक्स कंपनी है जिसकी महीने का टर्नओवर ही 10 लाख से 10 करोड़ तक हो जाता है। आप मुझे बताओ एसडीएम किसकी बात सुनेगा? उस किसान की बात सुनेगा या इस एक्स कंपनी की बात सुनेगा? क्योंकि हमारी नौकरशाही ने अपनी एक इतनी अच्छी इमेज बना ली है कि जो पैसा देगा वो उसी का काम करेगी। तो किसान तो डरेगा ना कि आप बाहर समझौते की बात बोल रहे हो, लेकिन क्या आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उस लेवल पे उनके अंदर एम्पैथी है, कंपेशन है कि वो हमारी बात सुनेगा? नहीं, उनको जहां पैसा दिखेगा वो उनकी बात सुनेगा। फिर हम वापस लटक गए। आपने हमारी जमीन हथिया ली, आपने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध कर लो, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट में घुमा फिरा के कुछ और ऐसा परिवर्तन कर दिया जो हमें समझ में नहीं आया। हम गए इस एसडीएम के पास में, इस एसडीएम ने तो हमको गाली देके भगा दिया। अब हम किसके पास जाए? क्यों? क्योंकि आपने न्यायालय का दरवाजा तो बंद कर दिया। बोला आपने कि इस तरह का कोई भी मुद्दा होगा आपको न्यायालय के पास नहीं जाना है, आपको किसके पास जाना है? सीधा एसडीएम के पास जाना है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो हमारे इस कृषि विधेयक की चुनौतियां बनी हुई है और इसके लिए इतने सारे विरोध किए जा रहे हैं। मैं आपको एक बार नोट्स में पढ़ के बता देती हूँ कि क्या क्या विरोध हो रहे हैं। 4 मुद्दे मैंने आपको बताया। पहला व्यापार क्षेत्र, दूसरा व्यापारी, तीसरा विवाद समाधान तंत्र और चौथा जो आपका बाजार शुल्क लग रहा है वो। ठीक है, ठीक है। व्यापार क्षेत्र में मैंने आपको बोला कि सारे वर्ड डाल दिए, लेकिन एपीएमसी एक्ट की मंडियां डालना भूल गई गवर्नमेंट। तो यही लिखा हुआ है, शायद ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इस विधेयक के अनुसार व्यापार क्षेत्र की परिभाषा में कोई भी क्षेत्र या स्थान उत्पादन मतलब खेत जहां पे उत्पादन हो रहा है
संग्रह यानी कोई भी भंडारण गृह, चाहे आपका कोल्ड स्टोरेज हो, कुछ भी। एकत्रीकरण का स्थान जिसमें फार्म गेट, कारखाना परिसर, कोष्ठागार, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कोई अन्य स्थान या संरचना शामिल है जहां से किसानों की उपज का व्यापार भारत के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आपको सुनाई दिया मैंने एपीएमसी एक्ट या मंडियां वर्ड यूज किया? यानी कि गवर्नमेंट ने डाला ही नहीं, अर्थात इसमें एपीएमसी एक्ट के तहत गठित बाजार परिसर को शामिल नहीं किया गवर्नमेंट ने। अतः यह चिंता, एक सेकेंड, अतः यह चिंता है कि यह प्रावधान एपीएमसी मंडियों को उनकी भौतिक सीमाओं तक सीमित कर देगा और इससे बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। इसको और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले गवर्नमेंट करती थी, फिर गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। क्या बोला? अच्छी शिक्षा मिलेगी, निवेश होगा, अवसंरचना बढ़ेगी, अच्छे टीचर्स आएंगे। हुआ भी, शुरू में बहुत फायदा हुआ, शुरू में हमारे किसानों को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है? आज एक नर्सरी केजी का बच्चा अगर अपने स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो डोनेशन के नाम पे उनके मम्मी पापा को 2.5 लाख रुपए देने होते हैं। और 2.5 लाख रुपए में हम जैसे बच्चे अपनी पूरी स्कूल एजुकेशन करके आए हैं एक गवर्नमेंट स्कूल से। यही किसानों के साथ होगा। आज आप बोल रहे हैं आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन कल कब निजी क्षेत्र उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करके अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमारे नागरिकों की अर्थव्यवस्था को लात मार देगा और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे आज हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है निजी क्षेत्र के स्कूलों के लिए। तो ये यहाँ की मेन प्रॉब्लम। 2006 में ऐसा हो भी चुका है, एग्जाम्पल हमारे सामने है। 2006 में बिहार में एपीएमसी प्रणाली समाप्त हो गई थी, जिससे कृषि उपज के कारोबार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई। जब हम देख चुके हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? दूसरा, मैंने आपको बताया कि व्यापारी की जो डेफिनेशन दी गवर्नमेंट ने वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि इसमें से वापस आढ़ती को बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने। क्या बोला गवर्नमेंट ने? पैन कार्ड धारक कोई भी व्यापारी हो, जिसके पास क्या हो, पैन कार्ड, वो आए, व्यापार करे, अनाज खरीदे और जाए, जिसमें चाहे आपका एक्सपोर्टर हो, मतलब कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन इसमें वापस आढ़तियों को बाहर निकाल दिया। और आढ़तियों की क्या थी? हमारे समाज में एक विश्वसनीयता थी कि आप एपीएमसी एक्ट के थ्रू राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो और आप हमारा कितना प्रॉफिट लोगे? केवल और केवल 2.5%। हमें विश्वास है कि इससे ज्यादा हमारा आर्थिक शोषण नहीं करोगे, क्योंकि आपकी एक निर्धारित सीमा है। लेकिन आपने इनको ही हटा दिया और आपने इन व्यापारियों के ऊपर तो कोई सीमा नहीं लगाई कि आपको 2.5% का प्रॉफिट लेना है। ये तो 2.5% को कब 10% बढ़ा देंगे, किसानों को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। और तीसरा था बाजार शुल्क, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो गवर्नमेंट को 3% जाने वाला था वो अब नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारी अवसंरचना का निर्माण नहीं कर पाएगी। और विवाद निवारण तंत्र भी मैंने आपको बता दिया कि अगर एसडीएम लेवल का कोई व्यक्ति विवाद निवारण करेगा तो हमारे किसानों को तो न्याय की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। पर्टिकुलर क्षेत्र में सारे ऑफिसर्स भी ऐसे नहीं होते। सरकार ने अपना पक्ष दिया, सरकार ने सबको विश्वास भी दिलाया कि हम एपीएमसी एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आपकी मंडियां, आपके आढ़तीय, कमीशन एजेंट सब एज इट इज काम करेंगे, आपकी एमएसपी भी जारी रहेगी और एक सकारात्मक निर्माण परिवर्तन करेगा हमारे देश में, जिससे सभी किसानों को प्रॉफिट होगा। लेकिन किसानों में क्या नहीं है? इस पूरे एक्ट के प्रति विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर जगह सिर्फ धोखा खाया है और हमेशा हमारे किसानों की आय के ऊपर समस्या या जोखिम खड़ी करके ही हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। इसलिए हो सकता है कि ये जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हमने बोले वो नेगेटिव इतने नहीं हो सकता है कि ये जो एक्ट आए बहुत ज्यादा सकारात्मक हो, लेकिन जो हिस्ट्री रही है हमारी गवर्नमेंट की किसानों के साथ, वो उनके मन में विश्वास नहीं पैदा करने दे रही है कि ये हमें हमारी आय को सुरक्षित रखेगा, बचाएगा। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक संवाद तंत्र स्थापित करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा मतलब गवर्नमेंट को जेन्युइनली लगता है कि हाँ हम जो एक्ट लाए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप आइए अप फ्रंट में किसानों से बात कीजिए कि ये क्यों आपके लिए बेनिफिट है। किसान जब अपनी समस्याएं बता रहा है तो आप आइए सामने और उनकी एक एक समस्या का समाधान कीजिए। आप ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दीजिए। ये जो फालतू की चीजें आपने डाल दी है, जो मे भी फालतू की हो सकता है प्रॉफिट भी हो, आप ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें कीजिए। आप निवेश कीजिए कोल्ड स्टोरेज बनाने में। आप इस चीज में तो
कोल्ड स्टोरेज बनाई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को सुझाव के लिए भी लिख सकते हैं और पूरा हमने टॉपिक भी समझ लिया। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।